एवरेज करें या होल्ड करें, आप क्या सलाह देंगे, या एग्जिट करें? देखिए, लोढ़ा डेवलपर का जो एक बेस फॉर्मेशन हमें बनता हुआ दिखाई दिया था 1080 से लेकर 1100 के जोन के आसपास, तो शॉर्ट टर्म बेसिस पर तो 1100 का एक हर्डल दिखाई दे रहा है, वहां पे 100 डीएमए है। तो अगर 1100 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो मुझे लगता है वहां से हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू देखने को मिलेगा, फिर हमें 1220 1230 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि लोअर साइड पे 1040 हम्म। 1040 से लेकर 1020 का सपोर्ट भी है। तो मुझे लगता है एक बार ये 1040 के आसपास आता है और वहां पर अगर कुछ स्टेबिलिटी दिखाई देती है तो वहां पर एवरेज किया जा सकता है। ओवरऑल जो ट्रेंड है स्टॉक का आज के सत्र में भले ही हम्म। नेगेटिव है, क्योंकि रियलिटी आज के सत्र में अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगर ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो लोढ़ा डेवलपर में हम्म। मुझे लगता है कि 1100 के ऊपर ब्रेकआउट आ सकता है। वहां से ये फिर अपने अपसाइड मोमेंटम को रेज्यूम करेगा, फिर हमें 1220 हम्म। 230 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगला सवाल जो है वो हेमराज जी का है। वो पूछते हैं एस्ट्रल के बारे में। एस्ट्रल 1593 का मार्च का फ्यूचर लिया है। मार्च का फ्यूचर एस्ट्रल 1593 का लिया है। टारगेट स्टॉप लॉस क्या हो सकता है? देखिए, ऑलरेडी इनके बाइंग प्राइस से अप है, स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। एक कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू हमें 1655 के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो ट्रेंड काफी स्ट्रांग है और मुझे नहीं हम्म। लगता है कि जब तक कोई रिवर्सल पैटर्न आएगा तो वहां पर इनको एग्जिट करना बनता है। अभी फिलहाल हम्म। ऐसे अभी कोई रिवर्सल पैटर्न बनते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक माइनर हर्डल बोल सकते हैं 1670 का है, अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से फर्दर अपसाइड के मूव हमें एस्ट्रल में देखने को मिल सकते हैं। फिर जो हम्म। नेक्स्ट जो हर्डल सीधा सीधा 1850 1860 के पास दिखाई दे रहा है। तो ओके। जैसा कि अगर इन्होंने नंबर ऑफ शेयर नहीं बताया तो मैं यही सलाह दूंगा कि एक बार देख ले 1670 के आसपास ये कैसा बिहेव करता है। अगर 1670 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो फिर अच्छा हम्म। ब्रेक थ्रू मिलने का चांस रहेगा। और वहां से फिर हमें फर्दर अपसाइड के मूव एस्टल में हमें देखने को मिल सकते हैं 1860 से लेकर 1870 तक। हम्म। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है नरेश जी का है। वो पूछते हैं प्रोटियन ई गवर्नेंस के बारे में। उन्होंने लिखा नहीं है कितने शेयर है, कितने पे लिया है। ही जस्ट वांट्स अ व्यू। प्रोटियन ई गवर्नेंस क्या करना चाहिए? देखिए, ट्रेंड तो इसका डाउन साइड है और हम्म। ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो काफी बेरिश नजर आ रहे हैं। हम्म। इमीडिएट हेडल 650 660 के आसपास है। जब तक इसके हम्म। नीचे रहता है तब तक इस पे सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। हम्म। नेक्स्ट सपोर्ट है 590 का। तो अगर 590 के नीचे फिसलता है तो वहां से फिर से और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो हमारा हम्म। नजरिया तो यहाँ पर बेरिश साइड का ही है। और अगर 590 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो एग्जिट करें तो ठीक हम्म। रहेगा। ओके। नसलम जी का सवाल है। पूछते हैं भारत कोकिंग कोल के बारे में। भारत कोकिंग कोल उन्होंने 37 बाई किया है। लॉन्ग टर्म कितना जा सकता है? और फिशर मेडिकल उन्होंने 102 रुपये 68 पैसे पे बाई किया है। दोनों ही स्टॉक्स पे आप क्या सलाह देंगे? आई थिंक भारत कोकिंग कोल इज अ वेरी रीसेंट लिस्टिंग। आई डोंट नो इसका चार्ट हिस्ट्री तो बहुत कम होगी, सर बता भी ये पाएंगे या अभी मेरे नहीं? ख्याल से 19 जनवरी को ये स्टॉक लिस्ट हुआ है। या या सफिशिएंट डेटा नहीं है जिसमें मैं अपना टेक्निकल व्यू इनको दे सकूं। मुझे लगता है किसी फंडामेंटल एनालिस्ट से अगर ये सुझाव मांगेंगे हम्म। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इसके बारे में। ठीक है, दूसरा स्टॉक है फिशर मेडिकल। आई थिंक ये भी रिसेंटली लिस्टेड ही है। फिशर मेडिकल 102 रुपये 68 पे। FISCHER है आपके पास? जी, अभी एक बार स्पेल करेंगे FISHER। CHER। ओके, CHER। जी, मैं इसको देख नहीं पा रहा हूँ अपने चार्ट्स पर। 102 रुपए की इनकी खरीद है और स्टॉक 41 पे है, तो आधे से ज्यादा तोड़ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम नेक्स्ट सेशन पे ले लेंगे। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल दर्शन सिंह का है। वो पूछते हैं मैक्स हेल्थ केयर के बारे में। मैक्स हेल्थ केयर वर्सेस वर्सेस यथार्थ हॉस्पिटल, दोनों में से बाइंग के लिए कौन सा बेहतर है और किन लेवल्स पे बाय करना चाहिए? ये मैक्स हेल्थ केयर में तो रिसेंटली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। और ये जो ब्रेकआउट है वो आया था अराउंड दी लेवल्स ऑफ
1045 के ऊपर। उसके बाद अच्छी हम्म खासी अपसाइड की रैली देखने को मिली है 40 पॉइंट की। हालांकि स्टॉक अभी फिलहाल अपने 100 में आसपास रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगर 1090 के ऊपर निकलता है तो वहां से 1150 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट जैसा कि इनका सवाल है कि हम्म इनको मैक्स हेल्थ केयर और यथार्थ हॉस्पिटल में किस में ट्रेड लेना चाहिए, तो ट्रेड के लिए हम्म बेहतर यथार्थ हॉस्पिटल रहेगा। हम्म कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आने की उम्मीद है और मेरे ख्याल से आज के सेशन में ब्रेकआउट दे चुका है। ओके 700 के ऊपर ही ब्रेकआउट आना था और वो आया है। हालांकि फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम अभी फिलहाल आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है मार्केट की में प्रेशर की वजह से। बट अगर ये सस्टेन रहता है, जो इसका सपोर्ट है वो भी फिलहाल है 670 के आसपास। मुझे लगता है कि यहाँ से 750 से लेकर 770 तक के लेवल्स यथार्थ हॉस्पिटल में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर इन दोनों में से किसी को इनमें से ट्रेड लेना है तो यथार्थ हॉस्पिटल ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है अभी यहाँ पर। हम्म। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल अंकुर मोदी का है। वो पूछते हैं, उनके पास उन्होंने कल सेजिलिटी और अनंत राज इन्वेस्टिंग के लिए कैसा लगता है? सेजिलिटी एंड अनंत राज। जी निफ्टी अनंतराज का तो खैर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और लोअर लेवल हम्म से रिबाउंड भी देखने को मिला है। एक कप एंड हम्म हैंडल का ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन है 590 के ऊपर। अगर 590 के ऊपर सस्टेन रहेगा तो फिर से ये अपने बुलिश मोमेंटम को रेज्यूम करता हुआ नजर आएगा। यहाँ से फिर मुझे लगता है कि 660 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो हम्म अनंतराज तो काफी बेहतर लग रहा है। एक हम्म। बार इनका आप दूसरा स्टॉक फिर से रिपीट करेंगे? सेजिलिटी। सेजिलिटी। एस एच जी। सेजिलिटी। सो सेजिलिटी इंडिया लिमिटेड में जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है। स्टॉक ने अपने मेजर सपोर्ट के नीचे भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी ब्रेकडाउन ये स्टॉक दे चुका है 48 के नीचे। तो मुझे लगता है कि ये जो इनका ये अनंत रास्ता वो ज़्यादा बेहतर रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। सेजिलिटी में तो मुझे गिरावट नज़र आ रही है। इंट्राडे पे भले ही यहाँ पर हमें थोड़ा सा अपसाइड का टिक देखने को मिल रहा है। बट हम्म जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा वीक हुआ है। 48 की नीचे की क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी 16 फरवरी को। तो देन आफ्टर ये स्टॉक अभी भी उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर 46 के लेवल, अगर 44 के लेवल्स टूटते हैं तो यहाँ पर फिर से हम्म करेक्शन देखने को मिल सकता है सेजिलिटी में। तो अनंत राज में होल्ड रखने की सलाह रहेगी और सेजिलिटी हम्म। में एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, नरसिलम जी एक और सवाल लेके आए हैं। वो कहते हैं, मेटल ईटीएफ लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल के लिए चलना ठीक होगा? गोल्ड सिल्वर ईटीएफ एसआईपी स्टॉप कर दिया, लॉन्ग टर्म के लिए अप डाउन में कॉन्फिडेंस। बाकी नहीं पढ़ा जा रहा। पहले तो ये बताइए कि मेटल ईटीएफ में लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल के लिए निवेश करना चाहिए या नहीं, और दूसरा गोल्ड ईटीएफ इन्होंने स्टॉप कर दिया, सही किया या गलत? नहीं, गोल्ड ईटीएफ है वो तो कंटिन्यू रख सकते हैं। बाकी इनका हम्म अगर लंबा नजरिया है मेटल ईटीएफ के लिए तो डेफिनेटली उसमें भी ये निवेश कर सकते हैं। हम्म स्ट्रक्चर तो अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। लंबा हम्म नजरिया है तो डेफिनेटली तो वहां पर हमें अपसाइड के मूव देखने को मिलेंगे। तो हम्म मेरे ख्याल से गोल्ड ईटीएफ भी कंटिन्यू करें और मेटल ईटीएफ भी मेटल ईटीएफ में भी अगर कुछ नया ईटीएफ लेना चाहते हैं तो वो ले हम्म सकते हैं। हम्म। बिल्कुल सही कहा आपने। और समय भी 5 से 10 साल का है। सो एवरीथिंग, अगर हम 5 से 10 साल तक सब चीज को आके, चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो एक्विटीज हो, दे हैव बीन गिविंग डिसेंट रिटर्न्स। तो अगर आपके बहुत ही लंबी अवधि का निवेश है तो आई डोंट थिंक कोई इशू होना चाहिए। अगला सवाल जो है वो है मोबी क्विक के बारे में। मोबी क्विक का शेयर कब तक चलेगा? जी मूवी क्विक का शेयर कब तक चलेगा? तो इसके लिए तो इसको एक क्या नाम है ब्रेकआउट देना पड़ेगा। वो है ब्रेकआउट काफी दूर है। अभी फिलहाल हम्म वो जो रेंज है वो 245 का है। हम्म स्टॉक्स का ओवरऑल ट्रेंड की बात की जाए तो ये बेरिश साइड ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और हम्म 245 का मेजर हर्डल है। स्टॉक जब हम्म तक इसके नीचे रहता है तब तक अपसाइड के जो मोमेंटम है वो उसकी आने की संभावना बहुत ही कम दिखाई दे रही है। और हम्म अगर ये 200 के नीचे फिसल जाता है तो यहाँ से करेक्शन बढ़ सकता है। फिर जो हम्म। नेक्स्ट स्विंग लो है 190 तक का, वहां तक की गिरावट हमें इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वह तनुजा का है। वो पूछती हैं, आईटीसी नेटको फार्मा एमआरपीएल बाय कर सकते हैं क्या?
आईटीसी, नेटको फार्मा, एमआरपीएल। ये सबसे पहले आईटीसी के बारे में बात कर लेते हो, तो आईटीसी में कल के सेशंस में इसने अपना पिछला स्विंग हाई 328 का निकाला था। आज उसको रिटेस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली कि स्टॉप लॉस के साथ हम्म। आईटीसी में बाय करना चाहिए। 318 का स्टॉप लॉस इनको रखना पड़ेगा। ग्रेजुअल अपसाइड हम्म। मूव हमें शॉर्ट टर्म बेसिस पर 350 तक देखने को मिल सकता है। हम्म। इनका जो दूसरा स्टॉक है एमआरपीएल, सो एमआरपीएल भी अच्छा दिख रहा है। एमआरपीएल में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला था, हालांकि स्टॉक थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है। तो यहाँ पर हम्म। जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा दूर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है 184 का। अगर हम्म। 184 का रिस्क एपेटाइट अगर ये ले सकते हैं, तो यहाँ से हम्म। फिर शॉर्ट टर्म बेसिस पर मुझे लगता है अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेंगे। जो टारगेट यहाँ पर अभी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है वो है हम्म। 210 का। ओके। और इनका तीसरा स्टॉक कौन सा था? इनका तीसरा स्टॉक था एमआरपीएल। हाँ, तो एमआरपीएल के बारे में हमने बात कर लिया है। दूसरा स्टॉक नेटको फार्मा और एमआरपीएल। एमआरपीएल तो आपने बोल दिया, नेटको फार्मा। सी नेटको फार्मा में मुझे लगता है इनको अवॉइड करना चाहिए बाइंग। आज के सेशंस में एक स्पाइक देखने को मिला था, बट मोमेंटम फिजल आउट हो गया जैसे ही अपने स्विंग हाई ये 930 टू 935 के आसपास पहुंचा। तो मेरे हिसाब से नेटको में तो बाइंग नहीं बनती है अभी फिलहाल। बट आईटीसी में और एमआरपीएल में अगर ये चाहें तो दिए हुए स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। अगला जो सवाल है वो इन्फोसिस को लेके है। इन्फोसिस में अब क्या करना चाहिए, क्योंकि कभी एक दिन तो वो ऊपर होता है, दूसरे दिन वही फिजल आउट हो जाता है। तो इन्फोसिस आज भी हरे निशान में कामकाज कर रहा है, तो इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? मैम अवॉइड ही करना चाहिए। क्योंकि इंट्राडे बेसिस पर तो अभी ऐसे कोई स्ट्रक्चर नहीं बने हैं जहां से बाइंग की सलाह दी जाए। हम्म। और अगर जिसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना है तो डेफिनेटली स्टैगरिंग मैनर में इसको बाय कर सकते हैं कि काफ़ी लोअर लेवल्स पे इन्फोसिस ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट जो व्यू होना चाहिए थोड़ा लंबा होना चाहिए। शॉर्ट टर्म हम्म। बेसिस पर या मीडियम टर्म बेसिस पर तो अभी ऐसे कोई रुझान नहीं मिल रहे हैं जहां पर हम्म। यहाँ पर इनको बाइंग करने की सलाह दे पाए हम। हम्म। विनीता गुप्ता जी पूछती है, इंजीनियर्स इंडिया है उनके पास जो उन्होंने 242 के भाव पे खरीदा है, और वेल्सपन लिविंग है उनके पास जो उन्होंने 140 के भाव पे खरीदा है। दोनों ही स्टॉक्स पे क्या राय देंगे आप? देखिए इंजीनियर्स इंडिया में तो बने रहे। अभी 3 दिनों पहले यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था। हम्म। 210 के ऊपर स्टॉक पिछले 2 दिनों से इस लेवल को डिफेंड भी कर रहा है। हालांकि ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट जब तक ये 210 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड हमें 235 टू 237 तक देखने को मिल सकता है। हम्म। तो वेल स्पन सॉरी इंजीनियर्स इंडिया में 210 के स्टॉप लॉस के साथ ये बने रह सकते हैं। वहीं हम्म। पर अगर वेलस्पन लिविंग की बात की जाए तो यहाँ पर एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हम्म। स्टॉक ने कई दिनों पहले गैप अप ओपनिंग दिया था, और हम्म। जहां से गैप अप ओपनिंग आया था उसी के जो लोअर लेवल है 135 अभी फिलहाल उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट जो मोमेंटम है मुझे लगता है कि वो 153 के ऊपर ही आएगा। तो जब तक ये ओके। 153 के नीचे रहता है तब तक इसी स्टॉप लॉस के साथ